नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका फरवरी माह में एग्जाम 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए जैसा कि हम गणित विषय की आज देखेंगे क्लास नंबर 6, और जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने देखी थी क्लास नंबर 5। यदि आपने नहीं देखी है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने बेलन शंकु की अवधारणा को पूरी तरीके से समझा था, प्रत्येक टाइप के प्रश्न भी देखे थे, और एक प्रश्न हमने आपसे भी पूछा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी प्रश्न के सॉल्यूशन से। और सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको जो सिलेबस है उसको। तो सिलेबस में यदि आप देखिए तो वही सारी चीजें आपको जो पढ़ाई गई हैं, करणी वर्ग, ये सारी चीजें पढ़ा दी गई। त्रिकोणमिति यानी इकाई 11 तक लगभग सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं। जो कोर्स में बाकी चीजें हैं, जिसमें हमने बेलन और शंकु की अवधारणा, आयतन, संपूर्ण प्रश्न सब देख लिया था। ये जो आपकी इकाई नंबर 13, यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे, परंतु स्टार्ट हम सबसे पहले करेंगे जो पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पूछा था उसके सॉल्यूशन से। ये मैंने प्रश्न पूछा था, और मैं आपको बताऊं कि इसका जो आंसर है वो केवल 1% था जिसका सही था, बाकी सबने गलत किया था। और इसीलिए मैंने इस टाइप का प्रश्न दिया था कि एक ही प्रश्न में आपको दो चीजें मिक्स के फॉर्म में दी थी, ताकि इस टाइप का भी प्रश्न आप कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कह लीजिए, जो बेलन की जो त्रिज्या उसको मान लीजिए कि बेलन की जो त्रिज्या आर है वो आपकी कितनी है। तो आप कहेंगे आर कितनी नहीं, आर ही माननी है, तो आर सेंटीमीटर जो है वो मान लीजिए। इसको लिख सकते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या जो है वो बराबर आर सेंटीमीटर। फिर आप क्या कहेंगे कि बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र लगाएंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूं क्योंकि आंसर किसी ने सही नहीं बताया है। तो सभी लोग इस टाइप के प्रश्न को समझ लीजिए, ताकि आए प्रश्न तो आप गलत बिल्कुल भी जो है वो ना करें। तो बेलन का आयतन का आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ये आपका जो है वो सूत्र होता है, जिसमें अगर आप देखिए तो बेलन का आयतन जो है आपको प्रश्न में दे रखा है 448 पाई दे रखा है। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, मान जितना दे रखा है उतना ही रख देंगे, यानी 448 यहां पर रखेंगे। और चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि इसमें साथ में पाई भी दे रखा है, यानी मान पाई में, तो मान आपको पाई सहित रखना है। इस चीज की गलती ना करिएगा कि पाई को यहां पर आप मिस कर दें। उसके बाद इधर पाई रखेंगे। आर जो है स्क्वायर, हमने त्रिज्या को आर माना ही है, तो आर को आप ऐसे ही रखे रहने दीजिए, आर स्क्वायर। और ऊंचाई की आप अगर बात करें तो ऊंचाई प्रश्न में आपको ऑलरेडी 7 दे रखी है, तो 7 दे रखी है। अब यहां से आप आर का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर भी पाई है उधर भी पाई है, तो दोनों तरफ पाई होने पर ये पाई का मान यहां से कट जाएगा। ये जो 7 है ये जाएगा इस 448 के बटे में, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 448 बटे 7 आपकी आएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं इसी चीज को कि आर स्क्वायर बराबर 448 बटे 7। अब देखिए किस चीज से कट रहा है, तो 7 5 जा 35 होता है और 7 6 जा 42 होता है, तो आप इसे 6 ही बार में जो है वो ले जाइए। फिर आप देखेंगे 42 आपका यहां पर आ रहा है, 2 उधर जा रहा है, तो उधर 28 हो रहा है, और 7 4 जा 28 होता है, तो 64 यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी। अब आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आएगी, इस स्टेप को मैं लिख के बता देता हूं। आर स्क्वायर बराबर अगर 64 है, तो आर जो है ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो इसके अंडर रूट में आ जाता है, तो अंडर रूट 64 जब बाहर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू आपकी 8 जो है वो आ जाएगी। और 8 क्या, तो सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी, यानी जो त्रिज्या है यहां से आपने आर का मान निकाल लिया। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि प्रश्न में तो आपका पूछा गया था पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हमने आयतन क्यों निकाला, क्योंकि जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, उसमें यदि आप रखते मान तो वहां पर आपको मान निकालने में कठिनाई होती। यहां पर आपने सबसे पहले क्या किया, आयतन दे रखा था उसका यूज किया, क्योंकि प्रश्न में बेलन का आयतन भी तो दे रखा है। अगर आप वक्र पृष्ठ रखते तो वहां से प्रश्न के आंसर तक कैसे पहुंचते। तो यहां पर सबने आपने क्या किया, बेलन का आयतन जो प्रश्न में दे रखा था उसी का फॉर्मूला लगाया और उससे इस त्रिज्या तक पहुंचे। अब आपको त्रिज्या भी पता चल गई, अब आपको ऊंचाई भी पता चल गई, और जो प्रश्न में पूछा गया उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम डायरेक्ट इसका जो है सूत्र रखते हैं। तो आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, जल्दी से अपने मन में रिमाइंड कीजिए। जरूरी नहीं आप कमेंट में लिख के ही बताएं, मेरे साथ आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जरूरी नहीं आप बताएं, अपने दिमाग में बार बार चीजों को रिमाइंड करते रहिए, ताकि वो जो सूत्र हैं वो सभी आपको याद हो सके। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में होता है एच प्लस आर। ये होता है आपका, बिल्कुल होता है। अब यहां पर सभी मान जो है वो रख देते हैं, तो 2 पाई आर की जगह 2 पाई को ऐसे ही रखिए। आर जो है इसका मान आपने कितना निकाला है, 8 निकाला है, तो यहां पर मल्टीप्लाइड में 8 रखिए। ब्रैकेट में क्या रखेंगे, एच का मान प्रश्न में 7 दे रखा है, और आर आपने निकाला है, तो 7 प्लस 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न में यदि आप देखिए तो सभी जो ऑप्शन है वो पाई में आपको दे रखे हैं।
बिल्कुल। तो यहाँ पर जो पाई है उसका मान आप 22/7 नहीं रखेंगे। किसी ने प्रश्न भी मुझसे पूछा था कि कैसे पता चलता है कि आपको पाई का मान रखना है कि नहीं, तो आपको स्टार्टिंग से ही ये चीज एज्यूम करके नहीं रखनी कि पाई का मान रखना है कि नहीं। मैंने कहा था कि जब आंसर में मान आपका इस टाइप से ऑप्शन में आप देखते हैं तो वहां पर यदि पाई में आंसर आ रहा होता है तो आपको भी क्या करना होता है, एज इट इज पाई में ही सॉल्व कर लेना होता है। तो आप यहाँ पर पाई का मान नहीं रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 8 और 7 जोड़ेंगे और 15 आएगा और 15 को 8 से गुणा करेंगे और साथ ही साथ 2 से भी गुणा करेंगे। तो 15 गुणे 8 गुणे 2 आपका 240 होगा और साथ में पाई भी लगा देंगे तो आंसर आपका 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। और सबने जो आंसर दिया था शायद अधिकतर लोगों का पहला ऑप्शन 112 पाई 112 पाई इस टाइप से आया था। तो 112 पाई आंसर नहीं होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे, जहां पर दो सूत्र का यूज करते हुए आपको आंसर निकालना था, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक ही फॉर्मूले पर डायरेक्ट ही आंसर जो बेस्ड थे वही टाइप के प्रश्न कराए थे। अब सभी टाइप के हो गए। बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ। कोर्स के अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है द्विघात और रेखीय समीकरण, जिसे हम क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से अगर समझना का बात करें तो द्विघात समीकरण आप कहेंगे किसे, इस चीज को समझिए। द्विघात समीकरण आपका होता है कि जिस समीकरण में जो अज्ञात राशि होती है, जैसे x लिखते हैं हम या y लिखते हैं, वही आपकी अज्ञात राशि होती है, उसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 2 होनी चाहिए। नाम में ये द्विघात, उससे भी आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ी घात 2 हो तो वो आपका द्विघात, और उसी को हम वर्ग समीकरण के नाम से भी जो है वो जानते हैं। वर्ग मतलब ही होता है स्क्वायर, हम कहते हैं ना कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो वो भी 2 ही घात के तो बराबर होता है, तो उसी को हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं और इस नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से प्रश्न किस तरीके के आते हैं इस चीज को समझिए। आपसे एक समीकरण लिखा होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0। ये आपसे एक इस टाइप से प्रश्न दिया जाएगा और कुछ नहीं लिखा होगा, लिखा होगा कि इसको हल कीजिए। तो हल करने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रखेंगे, इस -64 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो आपका 64 होगा। अब मैंने क्या कहा था, जब स्क्वायर लगा होता है बराबर के उधर जाता है तो ये अंडर रूट में आ जाता है। तो यहाँ पर जो एक्स है ये आपका इस प्रकार से अंडर रूट में 64 होगा और 64 से जब बाहर संख्या आएगी तो वो आपकी 8 जो है वो आएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो द्विघात समीकरण है ये प्लस के साथ माइनस भी आ सकता है। संख्या तो प्लस और माइनस दोनों का ही साइन लगाते हैं जब बराबर के रूप में इस टाइप से 0 दिया होता है। तो x बराबर 8 और x बराबर -8 जो है, ये जो समीकरण दे रखा है इसका सॉल्यूशन होगा। इसी को दूसरी लैंग्वेज में आप इनके मूल होंगे करके भी जो है वो कह सकते हैं। ये जैसे इस टाइप का प्रश्न तो हमने देखा। एक चीज को और समझिए कि जो द्विघात समीकरण होता है इसका फॉर्म किस टाइप से होता है। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका होता है द्विघात समीकरण का फॉर्म। यानी कि इस तरीके से अगर आपका समीकरण होता है तो यहाँ पर जो दो घात लगी होती है यही दर्शाता है कि ये आपका द्विघात समीकरण है। अब मैं आपको एक टाइप से इस चीज को और ज्यादा क्लियर करूंगा, हो सकता है उस टाइप से भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जाए। और टाइप क्या होगा कि आपको इक्वेशन दी होगी और आपसे पूछा जाएगा क्या ये द्विघात समीकरण है। जैसे लिखा हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर 2x-3। ये आपको दे रखा है एक प्रश्न और पूछा जा रहा है जांच कीजिए कि निम्न जो द्विघात हैं वो समीकरण हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले दायां पक्ष लेंगे फिर बायां पक्ष लेंगे, दोनों को सॉल्व करके बराबर करेंगे। आप चाहें तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जैसे मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका लगा हुआ है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है। तो ए आपका एक्स ही है, वो बाकी एक है, तो इतना आएगा। फिर बराबर 2 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x होगा और यहाँ पर 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें देखिए मान, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो बाहर दाहिने वाला ये दायां पक्ष है, ये वाला जो राइट हैंड है एरो में बना देता हूँ, ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। अब आप क्या करेंगे कि जो दायां पक्ष है उसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे और जो ये ऊपर वाला फॉर्म दे रखा था इस फॉर्म में देखेंगे कि ये लास्ट में निकल कर आता है कि नहीं, यानी दो घात में निकल कर आता है कि नहीं। तो उधर से लाएंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2x प्लस 1 में ये वाला जो 2x है इधर आएगा तो 2x से 2x जो है आपका
कट जाएगा, ये 2x है, ये 2x कट जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और जो -6 है ये जब इधर आएगा तो प्लस का 6 होगा, तो प्लस का 6 होगा और बराबर में 0, 6 और 1 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये आपका आखिरी में निकल कर आएगा, और ये देखिए 2 की घात के फॉर्म में आ रहा है। तो यही मैंने कहा कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, अतः आप कहेंगे कि ये एक द्विघात समीकरण जो है वो है। इसी की तरह से एक प्रश्न हम समझते हैं जो सॉल्यूशन आता है। आपको एक समीकरण लिखा होगा, आपको सॉल्यूशन करना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, इस टाइप से आपको दे रखा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर पहले ही जो इतना लिखा हुआ है x के फॉर्म में, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आप x कॉमन ले लीजिए। फिर अंदर क्या बचेगा, अगर एक x कॉमन ले चुके हैं, केवल इतने में से ही आपको लेना है, इस चीज का ध्यान देना, क्योंकि बाद वाला आपका अलग फॉर्म है, पहले वाला आपका अलग है। जब द्विघात समीकरण की बात होती है तो x कॉमन ले चुके हैं तो अंदर बचेगा माइनस, और यहां से x कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा केवल 5। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस 2x माइनस 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ से आपका 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, माइनस का कॉमन लेना या प्लस का कॉमन लेना है तो प्लस का कॉमन लीजिए, क्योंकि अगर प्लस का लेंगे तभी तो अंदर माइनस बचेगा। यहाँ वाली जो वैल्यू है ये सेम आनी चाहिए जो ब्रैकेट में बचता है, तो यहाँ पर आप 2 कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा x, और माइनस का 5 बचेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया गया कॉमन, अगर माइनस ले लेते तो यहाँ पर x प्लस 5 होता और यहाँ पर x माइनस 5, दोनों अलग अलग हो जाते, तो आपको एक बनाना होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान देकर प्लस या माइनस कॉमन लेना है, और बराबर जो है आपका इसमें 0 रहेगा। अब x प्लस 2 एक आपका एक तरफ अलग हो जाएगा और दूसरी तरफ आपका x माइनस 5 अलग हो जाएगा और बराबर 0। अब ये आपका एक बार 0 के बराबर हो जाएगा, दूसरा आपका एक बार 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर x प्लस 2 की वैल्यू आपकी 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, और इसी प्रकार अगर x माइनस 5 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो -2 और 5 आपके इस प्रकार से जो मान है वो आ जाएंगे। ये आपके गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल करने के अंतर्गत जो है वो आता है। अब ये तो आपका थोड़ा सा मैंने सरल टाइप का प्रश्न लिया है, ये थोड़ा सा इससे एक स्टेप पहले आता है, जहां पे मैंने ये दिया था इसको सॉल्व, ये सॉल्व किया हुआ भाग है, इससे एक स्टेप पहले आपको आता है, उस टाइप का मैं प्रश्न जो है वो करता हूं। क्योंकि इसको देख लीजिएगा, एक ना एक प्रश्न आपका गुणनखंड में इस टाइप से देखने को मिल जाता है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो पहली संख्या यहाँ पर लिखी है, ये मैं गुणनखंड करना सिखा रहा हूं कि आपको ऐसे समीकरण लिखा होगा हल कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर जो आपका 2 लिखा हुआ है और लास्ट में आपकी संख्या 6 लिखी हुई है, इन दोनों का गुणनफल आपको देखना है कितना होगा, तो 6 दूना कितना होता है, 12 होता है, इतना आपने समझा। दूसरी चीज आप स्टेप में ये करते हैं कि जो बीच वाला संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ प्लस x लिखा है, तो इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि आपका जो भी दो संख्याएं आएंगी उनका गुणा करने पर आपका 12 आए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या ही जो है वो प्राप्त हो। अब इस चीज को करके दिखाते हैं कैसे। तो 2x स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, प्लस का साइन लगा दीजिए ऐसे का ऐसे ही। अब x को आप क्या लिख सकते हैं, तो 4x में से अगर हम 3x घटा दें तो, और किसके बराबर होगा, 4x में से 3x घटाएंगे तो x के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो कुछ हमने अलग से नहीं ऐड किया। अब ये 4 और 3 ही संख्याएं क्यों ली, क्योंकि मैंने कहा कि इन संख्याओं का गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए 12 वाली, जो कि पहली और लास्ट वाली संख्या को गुणा करने पर आ रहा था। तो इस तरीके से आपको ये दो संख्याएं लेनी होती हैं, और नेक्स्ट जो बचा -6 और लिखेंगे और बराबर 0। बस यही मेन मुद्दा है आपका समझना। इतने भाग को अगर आपने समझ लिया आसानी से तो फिर आगे इसमें कुछ नहीं करना है। अब वही प्रोसीजर अपनाना है जो अभी हमने बताया था कि स्टार्टिंग के 2 से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लीजिए, तो 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो 2x हम कॉमन लेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, तो अंदर आपका बचेगा यहाँ पर x, और एक x ऑलरेडी आपका लिया जा चुका है कॉमन, तो एक ही बचेगा, फिर प्लस बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लिया गया ना, तो 2 2 जा 4 होता है, x ऑलरेडी ले लिया गया, तो x प्लस 2 जो है आपका बचेगा। यदि इसको समझने में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप क्या करिए कि जो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है इसी को अंदर गुणा करके देख लीजिए, तो आपको ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो। क्योंकि 2x को अगर x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x को 2 से गुणा करेंगे तो संख्या संख्या गुणा होगी, 2 2 जा 4 और साथ में x, तो 4x आ जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अब आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 तो कॉमन आ रहा है।
और अगर आप 3 कॉमन लेंगे और साथ ही माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तभी अंदर चिन्ह जो है वो प्लस का होगा, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर x+2 दे रखा है तो आपको अंदर भी ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह बनाना है। तो आप क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आपका x बचेगा, और साथ ही माइनस ऑलरेडी था तो माइनस जब कॉमन ले लिया गया तो अंदर प्लस बचेगा, और 3 2 जा 6 होता है तो x+2 बचेगा बराबर 0। अब आपने देखा यहाँ पर जो लिखा हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ था दोनों को हमने इक्वल कर लिया, बराबर कर लिया, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको इनको इक्वल करना होता है। अब जो 2x-3 है इसको आप अलग लिख लीजिए, और जो कॉमन कॉमन लिखा हुआ है उसको एक तरफ अलग लिख लीजिए x+2, और दोनों के बराबर शून्य के रख दीजिए। अब 2x-3 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, तो 2x बराबर 3 आएगी, क्योंकि -3 है, बराबर के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगी, तो एक वैल्यू आपकी ये निकल कर आ गई। और इसी प्रकार x+2 को सॉल्व करेंगे तो x बराबर -2, यानी आपका जो 2 है वो बराबर के उधर जाएगा तो -2 वैल्यू आ जाएगी। तो दो वैल्यू आपकी निकल कर आई, एक 3/2 और एक -2, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आपके लिए ही सारी मेहनत की जा रही है तो वीडियो को एक लाइक तो आपका बनता ही है। थोड़ा सा टाइमिंग भी मैं अपडेट कर देता हूं कि शाम के 8 बजे जो टाइमिंग आपकी लाइव चल रही है गणित विषय की चल रही है, और इसी समय इंग्लिश की एक क्लास हो चुकी है। एक और टाइमिंग है वो है सुबह के 11 बजे। इस सुबह के 11 बजे है, इसमें आपका साइंस का हम 3 वीडियो में कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं, और इसी समय में इंग्लिश की भी एक क्लास चल चुकी है, इंग्लिश की क्लास नंबर 2, और इसी सुबह 11 बजे में अब हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी। वैसे आज ही से एसएसटी स्टार्ट होने वाला था, पर मैंने सोचा कि इंग्लिश की एक ही क्लास हुई है, चलिए उसको एक कर देते हैं, फिर एसएसटी शुरू करते हैं। तो आज आपका आज शाम को 8 बजे में हो रहा है मैथ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं शाम 8 बजे से, और कल जो है हम 11 बजे सुबह एसएसटी जो है सोशल साइंस का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। चलिए अब वापस से लौटते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमने देख लिया एक उस टाइप का प्रश्न, एक गुणनखंड टाइप का। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं जैसा आया था, उससे आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी पता चल जाएगा कैसे पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन गुणनखंड से ही प्रीवियस ईयर 2016 के पेपर में डीएलएड में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2016 डीएलएड में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को मैं जिस स्पीड से बताऊंगा उससे और स्पीड में आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए मैथ लगाते टाइम है, तो साथ साथ में सॉल्व करते चलिए। जैसे कहीं आप गलती कर रहे हैं तो यहाँ देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ गलती करते हैं। सबसे पहले चीज क्या करनी है गुणनखंड में, इस बीच वाले को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि गुणा करने पर वही आया। देखिए मैंने क्या बताया था, इस पहली वाली संख्या को लेंगे, आखिरी वाली संख्या को लेंगे, गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 दूना 12 होता है, बिल्कुल होता है। और ये आपको करना है कि जो बीच वाली संख्या जैसे -x लिखा हुआ है, -x को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि गुणा करने पर आपका मान 12 के बराबर हो उन दोनों संख्याओं का, और जोड़ने या घटाने पर, यदि यहां पर माइनस चिन्ह लगा है तो घटाने पर ही करेंगे, प्लस अगर कॉमन ले लेंगे बाहर तो घटाने या जोड़ने पर जो भी वहां पर शर्त एप्लीकेबल हो रही है वो आपका प्लस -x मान है तो वही आना चाहिए। देखिए अब हम करते हैं ताकि आपको समझ में भी साथ में आता रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6x² को ऐसे ही लिख देंगे। अब -x को हम ब्रेक करेंगे वही 4 और 3 में, जो कि अभी हमने एक और प्रश्न देखा था इससे पहले। तो क्या आप करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाइए, और 4x में से अगर हम 3x को घटा दें तो क्या होगा, आपका मान जो है इस ऊपर वाले x के बराबर हो जाएगा। पर एक चीज अवश्य ध्यान दीजिए, बाहर ब्रैकेट के माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जब भी माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर होता है तो अंदर वाले जितने भी चिन्ह होते हैं वो सब बदल जाते हैं। अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। अभी हम अगले स्टेप में करके दिखाएंगे। -2 को हम ऐसे ही रख देते हैं और बराबर 0 आपका ऐसे आ जाएगा। अब आप देख भी लीजिए कि इस 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे, 4x में से 3x घटाएंगे तो ऊपर वाला x आएगा। तो ऊपर वाले और नीचे वाले समीकरण में कोई आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए, उसी समीकरण को दूसरे तरीके से आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, जो कि मैंने बताया कि जब माइनस बाहर लगा होता है और जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी 4x के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है वो प्लस में हो जाएगा और 3x। और ये नहीं कि आगे के सब बदल दिए, जितना ब्रैकेट जहां तक लगा है केवल उतना ही चिन्ह बदलेगा, आगे वाला -2 है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब यहां पर देखिए शुरुआत के दो में क्या कॉमन आ रहा है, तो 6x² और 4x में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए x दोनों में कॉमन है और एक ही x कॉमन है, क्योंकि यहां पर एक ही मैक्सिमम है तो उसी को लेना होगा। और साथ में
6 है, यहाँ 4 है, तो 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो 2 से दोनों संख्याओं में ही कॉमन आ जाएगा, तो 2x आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ 6x में से 2x निकालेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, तो अंदर 3 बचेगा, और 2x थे, x स्क्वायर था, तो एक x कॉमन ले लिया तो x बचेगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए x ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहां पर तो x बचेगा नहीं, पर 2 के संबंध में अगर 4 को देखेंगे तो 2 दूना 4 होता है, तो 3x माइनस 2 आपका बचेगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब अंदर यहां पर देखिए 3x माइनस 2 सेम एज इट इज वही लिखा हुआ है जो यहां पर था, तो अब आपको कोई कॉमन नहीं लेना है, आपको सीधे सीधे एक कॉमन ले लीजिए, क्योंकि एक कॉमन लेने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर वही संख्या बच जाएगी 3x माइनस 2। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा, यही आपको बनाना होता है। अगर नहीं भी था वहां कोई कॉमन तो आपने उसको कॉमन एक लेकर बनाया, तो अब यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को अलग कर लेते हैं, तो 2x प्लस जो है आपका अलग हो जाएगा और 3x माइनस 2 आपका अलग हो जाएगा। ये दोनों कॉमन था और बराबर हो जाएगा 0 के। अब एक को 0 के बराबर रखिए, दूसरे को रखिए, मान निकाल लीजिए। तो हम क्या कहेंगे, 2x प्लस 1 बराबर अगर 0 के है तो 2x की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। +1 अगर उधर जाएगा तो माइनस होगा, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये बटे में जाएगा, तो आप क्या आ जाएगा, -1/2। तो इसका फॉर्म क्या आएगा, -1/2। ये आपका जो है यहां से निकल के आ जाएगा। यही चीज अगर 3x माइनस 2 में देखें तो आपका किस प्रकार से होगा, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 होगा, और 3x बराबर जो है वो प्लस का 2 होगा, और x बराबर जो है वो 2/3 होगा। तो x बराबर 2/3 यहां से निकल कर आ जाएगा। तो दो मान निकल कर आ गए आपके, एक माइनस का 1/2 और एक 2/3। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 2016 का ये जो डीएलएड वाला क्वेश्चन आया था, इससे आपके कंसेप्ट भी इस टाइप के प्रश्न के जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस टाइप के प्रश्न नहीं देखेंगे, अब थोड़ा सा इस लीग से हटते हैं अलग। अब हम देखते हैं जो स्टेटमेंट वाले आपके प्रश्न आते हैं, और आपका जो नेक्स्ट कोर्स में चैप्टर दे रखा था, दो अज्ञात राशि या वर्ग समीकरण वाला हमने देख लेते, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो हमारे दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण में बहुत से स्टेटमेंट में लिखा होगा कि ये संख्या उससे 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो उस पर आधारित प्रश्न से इस चीजों को हम समझते हैं। प्रश्न आपका है कि 2 अंकों की एक संख्या, और ये जो मैं प्रश्न लिखा रहा हूं ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछा गया था कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 जो है वो लिखा है प्रश्न में कम है, 3 कम है, और यदि संख्या जो है वो अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, तब आपसे पूछा गया है संख्या बताइए। तो जो है वो संख्या जो है वो क्या होगी। अब देखिए कैसे आप इसे जो है करेंगे। यहाँ पर संख्या जो बनाना होता है उस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के इकाई, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो आप सबसे पहले मानेंगे क्या, इकाई का अंक मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, क्योंकि प्रश्न में यही कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो आपको दहाई का अंक बताने में आसानी होगी इसी के आधार पर। तो आप क्या कह देंगे कि दहाई का अंक फिर हो जाएगा, जब 3 कम है तो x माइनस 3। अब आगे कह रहा है कि यदि संख्या अंक जो है उनके जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या आपको बतानी है। तो अब आपको सबसे पहले संख्या बनानी होगी इस इकाई और इस दहाई से मिलाकर। तो संख्या आपकी बनेगी 10 दहाई के लिए होता है, और x माइनस 3 यानी कि जो दहाई वाली संख्या है वो 10 के फॉर्म में होती है, इसलिए 10 गुणे x माइनस 3, और इकाई आपकी x है इसलिए प्लस x। तो अतः संख्या बराबर आप इस टाइप से लिखेंगे, या इन अंकों से आप लिख सकते हैं बनी संख्या बराबर ये होगी 10 x माइनस 3 प्लस x। यहाँ पर 10 इसलिए गुणा किया गया है क्योंकि दहाई में आपका 10 से गुणा होता है, इसीलिए संख्या बनाने के लिए 10 और दहाई में x माइनस 3 आपने प्रश्न की जो शर्त थी उसके अकॉर्डिंग लिखा था, और जो जोड़ा गया इकाई, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो आप इकाई का जो मान है वो निकालेंगे।
इस चीज को एक एग्जाम्पल से भी और समझ लीजिए, जैसे लिखा हो 9 और यहाँ लिखा हो 6। तो अब यहाँ पर लिखा हो कि दहाई का अंक जो है वो आपका 3 कम है, तो कम है ना, तो चलिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 मान लिया। अच्छा 9 नहीं, इसको 6 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं और इसको 3 कर लेते हैं। दहाई का अंक हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको नहीं समझा रहे हैं, हम आपको एक नॉर्मल समझा रहे हैं कि जैसे एक प्रश्न दे रखा हो, इसमें इकाई का अंक आपका कुछ हो, आपको नहीं पता है, और लिखा हो दहाई का अंक जो है उस इकाई के अंक से 3 जो है वो ज्यादा हो, इस टाइप से लिखा हो, और ये लिखा हो कि आपको संख्या बनानी, तो आप क्या करेंगे, जो इकाई का अंक में इकाई है वो तो आप जोड़ेंगे ना, और जो दहाई है वो जो भी हो आपको नहीं मालूम है, उसको दहाई का मतलब ही है 10 से गुणा करना, तो यही तो आपकी संख्या बन रही है, यही संख्या आपकी है। बस इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर माइनस है, बस इतना अंतर है। मैंने इसीलिए एज इट इज नहीं लिया, दोनों टाइप का आपको बता दिया। अब इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब प्रश्न में जो लिखा हुआ है, कह रहा है यदि जो संख्या है वो अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो संख्या क्या होगी। संख्या आपकी ये है, आपने निकाल मतलब बना लिए स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो x-3 ये संख्या है, और कह रहा है जो संख्या है वो आपकी जो संख्या का जोड़ है, ये तो संख्या है पर संख्याएं जो है इकाई और दहाई है, इसके जोड़, तो इसका जोड़ क्या होगा, आप x में जोड़ेंगे x-3, और इसका 4 गुना है तो इसका गुणा कितना करेंगे 4, इसके बराबर है, तो संख्या बताइए। बस इतना सा आपका प्रश्न था। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर से x का मान आपका निकल के आ जाएगा। अब 10 को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10x, माइनस 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 30, प्लस x यहाँ पर लिख देंगे 4, 4 को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4x होगा, प्लस अंदर भी 4x होगा, और माइनस का 4 3 जा 12 होता है, तो इतना आपका यहाँ से आएगा। अब जो 10x इस तरफ है, उधर 4x 4x 8x हो जाएगा, तो ये 8x के साथ साथ ये भी देखिए यहाँ पर प्लस x का भी है, यानी 10x और एक x मिलकर कितना बनाएगा, तो आपका 11x बनाएगा, और माइनस का जितने भी x हैं उसको उधर ले आइए, तो 4 4 8x होगा, तो इसलिए हम 8x को इधर लाएंगे, और बराबर माइनस का 12 पहले से ही आपका है, और ये -30 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो +30 हो जाएगा। अब 11x में से 8x घटाएंगे तो 3x बचेगा, तो इसको एरो बना के यहाँ लिख देते हैं ऊपर, क्या बचेगा 3x, और बराबर में 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3 के पहाड़े में 6 बार में जाती है, 3 6 18, तो x का मान यहाँ पर से 6 जो है आपका निकल कर आ गया। अब ये 6 निकल कर आया है, इस x को हमने इकाई माना था, तो इकाई की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, समझिए। हमने x क्या माना था, इकाई माना था, और x की वैल्यू ही निकली है, तो इकाई आपकी क्या हो गई, जाहिर सी बात है 6 हो गई। और दहाई हमने क्या मानी थी, x-3, यानी कि इस 6 में से आप 3 घटा दीजिए तो बचेगा 3, तो दहाई आपका 3 आ गया। तो अब संख्या इससे क्या बनेगी, तो आपका इकाई में 6 रखेंगे, दहाई में 3 रखेंगे, तो 36 वो संख्या होगी जो कि यहाँ पर पूछा गया था। अतः संख्या बराबर 36 आपका सही हो जाएगा। इस टाइप का एक प्रश्न आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष पूछा जरूर जाता है, तो जरूर से जरूर इस चीज को अच्छे से समझिएगा, और एक दो टाइप के इस टाइप से प्रश्न जो भी आपके पास किताब हो उसे लगा लीजिएगा, ताकि आप एकदम जो है वो परफेक्ट हो जाएं। देखते हैं, चलिए अब एक और स्टेटमेंट पर जो है वो प्रश्न, और ये प्रश्न हमारा कैसा वाला होगा, वही जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, खतरनाक प्रश्न, तो ये भी आपका खतरनाक प्रश्न होगा। प्रश्न आपका है, दो क्रमागत, थोड़े बहुत खतरनाक प्रश्न भी जरूरी है, सब इजी इजी कर लेंगे, इजी इजी सब समझ में आ जाएगा, तो फिर कठिन कब सीखेंगे। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैथ को एकदम मान के बैठे हैं कि उनको मैथ नहीं आएगी, मतलब अगर उनके सामने कोई कह भी रहा हो कि भैया 2 और 2 4 होते हैं, कहेंगे नहीं हमको मैथ नहीं आएगी। अरे कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तब तो आपको मैथ आएगी, डेली लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तब तो आएगी। पर नहीं, कुछ लोग एकदम कसम खा के बैठेंगे नहीं हमको मैथ आती नहीं है, आएंगे कमेंट में क्या लिखेंगे, जो चीज पढ़ाई गई वो नहीं लिखेंगे, ये कहेंगे हमको मैथ आती ही नहीं है। अरे आप कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रश्न कीजिए, सरल चीज से स्टार्ट करें फिर धीरे धीरे आती है। और मैंने भी इसीलिए लिए
एकदम ईज़ी से आपको कठिन की ओर ले जा रहा हूँ ताकि चीज़ें पहले आप आसान-आसान समझ लें तो कठिन में भी आपका मन लगे। अब डायरेक्ट ही आपको मार प्रश्न ही प्रश्न झोंक दिए जाएँ, समझ में आपको कुछ आए ना, तो फिर मतलब क्या बनता है? चलिए देखते हैं प्रश्न ये। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जितना प्रश्न छोटा लग रहा है उतना ही ये लेंथी जाएगा क्योंकि इसमें आपको बनाना पड़ेगा समीकरण। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात की गई तो एक मान लीजिए x, तो आप कहने देंगे कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। और दूसरा आप मान लीजिए तो उससे एक जस्ट आगे तो x+1 यानी दूसरा करके लिख देते हैं यहाँ पर और शॉर्ट में ही हम लिख देंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों जो क्रमागत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग 365 हो। यानी जो पहली धनात्मक पूर्णांक आपने माना इसका भी वर्ग आप करेंगे। चलिए यहां से कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा आपको प्रश्न और सॉल्यूशन में अलग अलग कलर दिखे। तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं, एक्स, इस एक्स का स्क्वायर क्योंकि लिखा है ना दोनों का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों क्रमागत संख्याएं जो है उनके वर्गों का योग 365 है, तो इसमें वर्गों का योग भी ध्यान रखना है ना, लिखा है योग इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और दूसरी क्या है आपकी x+1, इसका भी स्क्वायर होगा और ये दोनों किसके बराबर हैं, तो 365 के बराबर हैं। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। इसको ही नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रखिए, पर x+1 का होल स्क्वायर ये आपका सूत्र होगा। किसका सूत्र होगा, जो अभी हमने बताया था, a का स्क्वायर प्लस b का, यानी b आपका 1 होगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स। और ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका 365 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला जिनको नहीं पता है वो भी मैं चलिए लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि यहाँ पर माइनस लगा हो तो आपका यहाँ पर माइनस आ जाता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाता है। एक और सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसका आपका जो सूत्र का होता है मान वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर वाले तो याद होने ही चाहिए, वो तो आपको कहीं भी बीच में इक्वेशन में यूज करके ही आप प्रश्न के आंसर तक जो है वो पहुंचेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो भी x की वैल्यू दे रखी है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं सॉल्व करने का नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर था तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर होगा। फिर आपका प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 2x है इसको इस तरफ चलिए कर लेते हैं और बराबर करके जो संख्या लिखी हुई है एक, ये बराबर के उधर ले जाते हैं क्योंकि दोनों तरफ संख्याएं हैं x है, उनको x पास कर लिया था तो 365 में से एक उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 364। और इस 364 को आप इधर भी ले आइए क्योंकि उधर जीरो है, तो माइनस 364 बराबर जीरो। इस टाइप से आपका जो है वो हो जाएगा। अब यहां से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दो आपका कॉमन आ रहा है सब में, तो दो कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, तो आपका अंदर एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ से दो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो एक केवल और केवल एक्स बचेगा। और फिर यहां से दो कॉमन लेंगे तो दो एक नम दो, और यहाँ पर 8 बार में और यहाँ पर 2 बार में 182, और किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दो दे रखा है इस चीज को ध्यान से समझिए, ये जो जीरो दे रखा है दो साथ में जब आपने कॉमन लिया है ये आपका बराबर के हम उधर ले जाएंगे, और मैंने बताया जब इस तरीके से मल्टीप्लाइड में बराबर में जाता है उधर तो बटे में जाएगा। अब ये ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पर जीरो दे रखा है तो क्या होगा, ये आपका जो दो है ये यहाँ से हट जाएगा उधर जाके जीरो होने पर, तो बचेगा केवल और केवल इतना समीकरण। इसीलिए मैंने कहा था इस चीज को ध्यान से समझिए। इतना आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही चीज यूज करेंगे जो गुणनखंड अभी हम पढ़ के आए हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो यहाँ पर 182 लिखा हुआ है इसके साथ वाली जो संख्या है उसका गुणा देखते हैं, और इन दोनों का जो गुणा है उसको इस हिसाब से ब्रेक करते हैं कि बीच वाली संख्या को आप जो है वो बदल लें। तो बीच वाली संख्या को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए प्लस एक्स को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 182 के फॉर्म में 14 गुणे 13 आपका 182 का होता है। आपको ये समझ में ना आए कि हमने ऐसे ही अचानक से कैसे संख्या एज्यूम कर ली,
यहाँ पर प्लस का फॉर्म लिखा हुआ है ना, तो अब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में आप लेंगे तो 10 और साथ में उसके साथ वाली जो संख्या होगी उसमें अगर 11 मानेंगे तो मान बहुत छोटा आएगा। ऐसे ही आप 11, 12, 13 तो आप जानते हैं 14 का स्क्वायर करके देखेंगे या 13 का 169 देखेंगे तो 13 के नजदीक आ रहा है, तो 13 को 14 से गुणा करेंगे तो आपका 182 आएगा। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको चीजें आती हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 14x और माइनस 14x में से कितना घटाएंगे 13x, तो मान आपका 182 ही आएगा। तो माइनस 182 और बराबर में 0। अब इस 14 में से 13 को घटा रहे हैं, 14x में 13x तो बीच वाली संख्या आ रही है और 14 को 13 से गुणा कर रहे हैं तो 182 ही आ रहा है, जो कि अभी हमने पीछे सीखा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा तो 14 बचेगा, क्योंकि x दोनों में ही था। यहाँ पर हम माइनस का कॉमन लेंगे। मैंने बताया ना कि अंदर का चिन्ह यदि माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस है तो आप इस वाले माइनस को भी प्लस बनाएंगे, इसलिए माइनस में कॉमन लेंगे। और कितना कॉमन लेंगे 13 कॉमन ले लीजिए पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पर आपका x बनाना है आपको, तो अगर 13 पूरा हटाना होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है। और यहाँ पर 13 कितनी बार में जाएगा तो 14 बार में 182 होता है बराबर 0। अब आप x माइनस जो 13 है इसको अलग कर लीजिए और x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो उसको अलग कर लीजिए। तो x माइनस 13 को आप इस तरफ रखेंगे और x प्लस 14 को आप इस तरफ रखेंगे और बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, जैसे जो मान होता है उसको एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से जो x माइनस 13 है इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान यहाँ से 13 जो है वो आ जाएगा। और यही सेम चीज आप दूसरे में भी करेंगे तो यहाँ से आपका x का मान जो है वो माइनस का 14 जो है वो आ जाएगा। तो माइनस 14 और 13 आपके मान निकल के आएंगे और यही जो आपका मान है वो आंसर नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर प्रश्न में क्या मान कर आए थे, पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा आपने x प्लस 1 माना था। तो पहला जो मान धनात्मक का पूर्णांक आपने x माना था, ये तो आपका x का मान 13 निकल कर आया तो 13 ही होगा। पर जो दूसरा है वो x प्लस 1 माना है तो x का मान यहाँ पर रखेंगे आप। अब आप ये सोचिए 13 और माइनस 14 में से हमने 13 ही क्यों लिया, क्योंकि आप धनात्मक मान लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेंगे, तो इसलिए आपने x का मान 13 लिया और 13 को यहाँ पर आप रखेंगे तो 13 प्लस 1 आपका क्या होता है 14 होता है। तो दूसरा वाला मान आपका 14 हो जाएगा। तो 13 और 14 वो दो संख्याएं होंगी जिनके वर्गों का योग 365 जो है वो होगा। और आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। आप जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो कितना होता है 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है तो 196 होता है 196। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 365। और यही आपका प्रश्न में लिखा था। तो आपने उस तरीके से वेरीफाई भी इसको कर लिया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर इस टाइप के प्रश्न आप कर ले जाएंगे तो स्टेटमेंट वाला कैसा भी प्रश्न आए आप उसकी लैंग्वेज को समझ के उसमें सारी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं आंसर। तो चलिए एक सरल सा प्रश्न और देख लेते हैं और एक कठिन सा प्रश्न हम आपको भी देंगे लास्ट में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्रश्न नोट कर लेते हैं। और जो ये सरल सा प्रश्न करा रहे हैं एक्चुअल में ये आपसे पूछा गया था पूर्व के वर्षों में, यानी कि पीटीसी डीएलएड के 2016 के पेपर में पूछा गया था। हमने शायद 2017 या 18 वाला करा दिया, तो अब 16 वाला भी देख लेते हैं कैसा आया था। तो प्रश्न आपका पूछा गया था कि दो संख्याओं का जो योग है वो आपको प्रश्न में जो है वो 24 दे रखा है और उनमें से एक जो है संख्या आपको उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या जो है एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, दूसरी की दो गुनी है। तो संख्याएं आपको जो है वो बतानी है। क्या बताना है आपको, संख्याएं जो है आपको बतानी है। अब देखिए पहली संख्या यहां पर आप क्या मानेंगे, मान लीजिए पहली संख्या x, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहली संख्या आप क्या मानेंगे x। पहली संख्या अगर आपने x मानी तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी। और आगे उसकी शर्त भी कह रहा है ना कि उनमें से एक संख्या दूसरे की दो गुनी है, तो दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, तो दूसरी जस्ट इसकी डबल हो जाएगी। तो दूसरी संख्या आप क्या कहेंगे 2x हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, यानी कि प्रश्नानुसार x प्लस 2x बराबर आपको प्रश्न में 24 दे रखा है। अच्छा ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। ये आपका प्रश्न आया था डीएलएड में, मैं बद लिख देता हूँ।
डीएलएड 2016 क्या लिखना होगा? मैं किस लिखने की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो यहाँ पर आपका लिखा है ना मैंने कि पहली संख्या बराबर माना x, तो आप लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या आपको प्रश्नानुसार दे रखी है कि एक संख्या दूसरे की दो गुनी है, अतः दूसरी संख्या बराबर x इंटू टू बराबर 2x। फिर आप लिखेंगे अतः या प्रश्नानुसार फिर x प्लस 2x बराबर 24, कि दोनों संख्याओं का योग 24 दे रखा है ना, तो अब यहाँ पर x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x होगा, 3x का जो मान है वो 24 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 3 को 24 से काटेंगे तो 8 बार में जाता है, तो 8 जो है आपका मान निकल कर आ जाएगा। तो अतः पहली संख्या जो है इसका मान कितना आया? x मानी थी आपने तो 8 आया, और दूसरी संख्या आपने मानी थी 2x, तो 2x की जगह जो x है इसका मान रखेंगे तो आपका 2 इंटू 8 होगा, और 8 टू जा होता है 16, यानी दूसरी संख्या आपकी निकल कर आ गई 16। 8 और 16 आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो अगर आप देखिए आपके प्रीवियस ईयर में तो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया इतना ज्यादा, जो इन संख्याओं के बारे में पूछा गया है, पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें एक दो प्रश्न थोड़े से जो अभी मैंने जस्ट इससे पहले कराया उस टाइप का पूछ लिया था। एक ना एक हर साल कठिन प्रश्न जानबूझ के लोग रखते हैं कि कुछ जो बच्चे हैं वो उस प्रश्न को लेकर परेशान हो और ना कर पाए, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने एक एक टाइप का इसलिए बता दिया, आपको कोशिश करनी है पूरी। अच्छा, ये भी एक प्रश्न रहता है काफी लोगों का, क्या स्टेप मार्किंग होती है? तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। बहुत से एग्जामिनर चेक करते समय देखते हैं कि हाँ बच्चे ने कोशिश की है, एटलीस्ट कुछ स्टेप तक के लिए ले गया है उस प्रश्न को, और आगे नहीं कर पाया तो वो जैसे 2 नंबर का प्रश्न होता है तो 1 नंबर आधा नंबर कुछ दे देता है। डिपेंड पूरी तरीके से एग्जामिनर पे करता है। वैसे अगर जो प्रावधान है तो स्टेप मार्किंग का नॉर्मली है, यदि आप हाई स्कूल इंटर में भी देखते हैं यूपी बोर्ड में, तो वहां पर भी आपका आपका प्रावधान किया गया है स्टेप मार्किंग का। अगर बच्चे ने उससे संबंधित सूत्र भी लिखा है तो उसको नंबर देना चाहिए, पर आपको सूत्र नहीं लिखना है, आपको पूरा सॉल्व करना है। चलिए सभी प्रश्न आज के हम समाप्त करते हैं और एक प्रश्न पूछ लेते हैं हम आपसे भी, और इसका आंसर जो है हम बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको पेपर की अंतिम तारीख तक कराते रहें और सभी प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम आपके लिए मॉडल पेपर भी एक बनाएंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे हर टाइप के प्रश्न जो है वो रखे जाएं। तो जल्दी, ज्यादा अब समय नहीं होगा। बाकी अभी ये मन में आपके आ सकता है कि डीएलएड जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है उसके संदर्भ में कि क्या वो 2 3 4 को ही होगी, क्योंकि काफी समय हो गया अभी तक इन्होंने जो पीएनपी है किसी भी प्रकार से कोई डेट शीट जो है नहीं जारी की है। अब उम्मीद की जा रही जल्द ही जारी कर देना चाहिए, क्योंकि पेपर की तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो उस हिसाब से जारी कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसी हिसाब से छात्र अपनी तैयारी करते हैं। वैसे एग्जाम के फॉर्म भराए जा रहे हैं तो पेपर की डेट आगे बढ़ने का तो किसी भी प्रकार से कोई चांस नहीं होना चाहिए, कि वरना एग्जाम फॉर्म आपके नहीं भराए जाते वो फिर पूरा ही प्रक्रिया लेट होती। एग्जाम फॉर्म भराए जा रहे हैं तो पेपर तो होने ही चाहिए। अब किसी कारणवश पीएनपी लेट करती है तो वो फिर उसके ऊपर है, क्योंकि वो तो बहुत ही स्टार्टिंग से पीएनपी का आप देखते हैं रवैया रहा है कि चीजें सत्र सब चीजें लेट ही चलती हैं। कब पेपर आपके होने वाले थे जनवरी लास्ट में, और अब तक रिजल्ट ही आपका इतना लेट आ रहा है, तो ये सारी चीजें तो आप नॉर्मल देख ही रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करना है, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, और जबकि फर्श का क्षेत्रफल आपको 768 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हॉल की चौड़ाई आपको बतानी है। इस प्रश्न को सभी लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, और अगर आपसे ये सॉल्व हो जाता है तो वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइए। और उम्मीद करते हैं कि गलत सही जो भी आपका आंसर आएगा कोशिश कीजिए और अपना जो आंसर है वो टाइप कीजिए, क्योंकि इससे पहले जो मैंने प्रश्न दिया था सभी ने ट्राई किया 112 पाई जिसका आ रहा था। अब उस गलती के करने से क्या हुआ, आपको पता तो चला कि आपने वहां पर कहाँ गलती की। अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा होगा, मतलब किया होगा, आपका 112 पाई आया, फिर आज आपने उसका सॉल्यूशन देखा तो आपने क्या देखा कि मैंने वहां पर गलती की थी इसलिए गलत हुआ, तो आपने उस गलती से चीज को सीखा भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गलत सही आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला रखिए, यहाँ पर जो चीजें दे रखी हैं उनका यूज कीजिए और कोशिश कीजिए। बाकी हम हैं ही हैं, कल देखेंगे शाम के 8 बजे इसका सॉल्यूशन और इसके आगे की लाइव क्लास भी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो अभी तक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह मैंने बहुत पहले भेज दी थी, तो टेलीग्राम पर ऊपर एक सेक्शन होता है जिसमें मीडिया फाइल्स होती हैं, तो वहां पर जाके आप पहले की मीडिया जो है वो देख सकते हैं। जो मैंने पीडीएफ वगैरह काफी लोग कहा करते हैं, तो वहां पर मैंने पहले ही भेज दी थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, एक कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।